हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टिल लाइफ विद स्टडी। स्टिल लाइफ विद स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। आप लोग बताओ, आप लोग कैसे और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। 90 डे स्टडी चैलेंज का आज है 30 दिन, यानी 30वां दिन है और 30 दिन मैं लगातार अपनी पढ़ाई के साथ जुड़ी हुई हूँ। सच कहूँ तो मुझे खुद पर बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि पहले मैं कई बार चैलेंज शुरू तो करती थी लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाती थी। बाद में सिर्फ मुझे रिग्रेट मिलता था। इस बार भी कई ऐसे टाइम आए थे जब लगा कि मुझसे अब नहीं हो पाएगा मेरा चैलेंज बीच में टूट जाएगा। लेकिन मैं खुद को समझाई कि जैसे कोई जॉब करने वाले लोग होते हैं तो वो कभी कभी छुट्टी लेते हैं, वैसे ही हम एस्पिरेंट भी हैं और हमें भी एक दिन आराम चाहिए। तो उस दिन मैं पढ़ाई नहीं करती थी, जिस दिन मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। और वो बात मतलब कि आप भी के साथ भी ना मैं ऑनेस्टली से ये सारी बातें शेयर करती थी कि हाँ, आज मेरी पढ़ाई नहीं हुई है और मैं कोशिश करूँगी कि फिर से अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करूँ। तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि वापस उठकर फिर से चलना है। और इस 90 डे स्टडी चैलेंज की जर्नी में मैं ये चीज़ सीख ली हूँ। इस चैलेंज में सबसे बड़ी हेल्प यह है कि मेरी कंसिस्टेंसी वापस आ गई है। जो रिदम मेरा पहले टूट गया था वो अब धीरे धीरे बन रहा है। अगर आप भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको भी 90 डे स्टडी चैलेंज लेने की सलाह दूंगी। आप इसको एक बार ज़रूर कीजिएगा ना, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। कल रात में जैसे कि ये है फ्राइडे रात से मैं अब है ना कि नाइट स्टडी रूटीन शेयर आपके साथ करूँगी। तो क्योंकि मैं लेट नाइट स्टडी करती हूँ, तो अब मैं जो अपना पहले अर्ली मॉर्निंग था तो अब अर्ली मॉर्निंग नहीं करती, लेट नाइट से स्टार्ट करती हूँ। तो कल रात यानी कि फ्राइडे की रात को मैं 9:08 में मेरे जो सारे काम हो गए थे, फ्री हो गए थे उस सारे काम, बस डिनर करना बचा हुआ था तो उसको करने में 5 से 6 मिनट लगते, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैं सोची कि अब लेट नाइट स्टडी शुरू करते हैं, इसलिए शुरुआत सिर्फ मैं 2 घंटे से करूँगी। धीरे धीरे स्टडी आवर्स को मैं बढ़ाऊँगी। सबसे पहले मैं साउंड चैप्टर की लगभग मतलब मैम ने 1 घंटा 50 मिनट की क्लास की थी, तो मैं स्पीड चैप्टर जो है साउंड चैप्टर है उसी को मैं पढ़ी हूँ और उसके जो भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैं अच्छे से समझ रही थी। एक्चुअली हो क्या रहा था ना कि मैं स्पीड बढ़ाती थी तो वहाँ में इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता था और फिर मैं रुक कर स्पीड कम करती थी, तो क्लास करने में मुझे ज़्यादा टाइम लग गया। और उसके बाद मैं पूरे चैप्टर का जो साउंड चैप्टर है उसको अच्छे से रिविज़न की हूँ। जैसे कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है और लॉन्गिट्यूडनल वेव है। उसके बाद सॉलिड्स में इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड्स में होती है, फिर गैस में होती है, एयर में साउंड की स्पीड लगभग 340 मीटर पर सेकेंड होती है। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बढ़ने पर साउंड की स्पीड बढ़ती है, जबकि प्रेशर का कोई खास प्रभाव जो है साउंड पर नहीं पड़ता है। एम्पलीट्यूड को अगर दो गुना कर दिया जाए तो लाउडनेस आपका 4 गुना हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे जो मैं मेरे ना कन्फ्यूजन वाले ये सब कॉन्सेप्ट थे, तो वो सब ना बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए थे। इसके बाद मैं ना साउंड चैप्टर को अब जैसे जितने भी है ना, इसमें डॉपलर इफेक्ट था, आपका क्या कहते हैं इको था, इको में कितना डिस्टेंस होना चाहिए 17 मीटर, वो 17 मीटर कैसे आया, तो ये सब कुछ ना मैं पढ़ी हूँ। तो मुझे अच्छा लगा और साउंड का जो भी था कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हुआ है और मैं इसको अभी अच्छे से रिवीजन कर रही हूँ। और रिवीजन करने के बाद मैं ना इसको लिखूँगी भी, नोट डाउन भी कर लूँगी, क्योंकि नोट डाउन करने से ये होता है कि आपके माइंड में रहता है। और मैं यही करूँगी कि अब फिर से जब वीकेंड आएगा ना तो फिर से साउंड चैप्टर का रिवीजन करूँगी। रिवीजन बार बार करने से ना आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर होते हैं, तो मैं वही करने वाली हूँ। अगर आप भी रिवीजन नहीं करते हैं ना, देखो यार सिंपल सी बात है कि आप कम पढ़ो लेकिन बार बार रिवीजन कीजिए, तो वो चीज़ ना आपके माइंड में आता है, कम पढ़ना और रिवीजन बार बार। तो मेरा साउंड चैप्टर का रिवीजन हो गया था, उसके बाद मैं बिना देखे ना लग गई थी उसको लिखने में कि मैम क्या क्या पढ़ाई है। तो आज 1 घंटा 50 मिनट का क्लास था और एक दिन भी 1 घंटे के लगभग क्लास था, तो 2.5-3 घंटे का क्लास का जितने भी कॉन्सेप्ट थे ना मैं उसको बहुत ही अच्छे से लिख रही थी। और जहाँ मैं भूल रही थी वहाँ कोशिश कर रही थी कि बार बार मुझे याद आए। और लगभग 2 पेज में ना ये मेरा जो है कॉन्सेप्ट जो है वो हो गया था, तो उसको फिर से मैं चेक की थी कि मैंने कितना सही बनाया कितना गलत। और अभी जो मेरी पढ़ाई हुई थी 1 घंटा 56 मिनट के करीब में हुई थी। इसके बाद फिर मैं ना अब ये कर रही हूँ कि क्या क्या मेरा मैम पढ़ा चुकी है, मैं इधर पीछे लिखी हुई थी डायरी में कि क्या क्या मैम पढ़ा चुकी है और मेरा क्या क्या बचा हुआ था। फिर मैं जो है ना 2 घंटे जब मेरी पढ़ाई हो गई थी तो मैं आज फिर से स्पेक्ट्रम बुक जो है उसको ओपन की और 1857 की जो क्रांति है उसको पढ़ी थी। और नई बुक पढ़ने का जो एक्साइटमेंट होता है वही मेरे साथ भी था। पढ़ाई में अब सच में बहुत मज़ा आने लग रहा है। कल रात मेरी जो है ना 2 घंटे और 18 मिनट की जो स्टडी हुई थी वो पूरी की पूरी फोकस्ड हुई थी। और मैं 1857 की क्रांति मतलब लगभग मुझे लगता है 18 मिनट तो पढ़ी थी, इसी में 6-7 पेज पढ़ ली थी। जैसे कि बहुत सारा चीज़ था ना, वो चीज़ मुझे पता नहीं था। जैसे ये था, ये तो था जानती थी कि मैं मंगल पांडे ने राइफल जो था उसमें जो
गाय और सूअर की चर्बी थी, उस कारण अगेंस्ट ये था। ये नहीं पता था कि बाद में जो है ना बाज़ार में भी राजनीतिक कारण में ये बताया गया था कि बाज़ार में भी ये हल्ला हो गया था कि जो आटा वो लोग खाते हैं ना, जो हिंदू मुस्लिम आटा खाते हैं, उसमें हिंदू में गाय का बोन है और मुस्लिम वाले में सूअर के का बोन है। तो ये सब चीज़ ना अंधविश्वास भी बहुत सारा कि जो कुछ जो फैल चुका है, और ये सारा जो फैला था ना उसमें कोई भी जो है ना ट्रुथ नहीं था, कोई भी चीज़ ना ये सत्य साबित नहीं हुआ था। ये सब चीज़ भी बुक में दिया था। आप ऐसे भी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं ना, और ऐसे आप नॉलेज जानना चाहते हैं, तो भी आप ना स्पेक्ट्रम बुक ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है स्पेक्ट्रम बुक पढ़ने में। मुझे नहीं पता था कितना अच्छा मुझे फ़ील होगा। आगे का नहीं पता कि आगे के चैप्टर्स कैसे होंगे, बोरिंग्स होंगे या फिर अच्छे होंगे, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी फ़िलहाल तो पढ़ने में मैं ज़्यादा देर नहीं पढ़ी थी, क्योंकि ना आपको पता ही है कि मेरा सिजेरियन बाबू हुआ था, तो बहुत ज़्यादा स्टिच में भी दर्द होने लगा था। मैं ज़्यादा देर बैठ भी नहीं पाती हूँ, और अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुए, 8 महीने हुए हैं। और सेकंड मतलब कि अगर फर्स्ट सिजेरियन में तो चलो कहाँ हो जाता है, लेकिन जब सेकंड बार आपका सी सेक्शन होता है ना, तो आपका जो बॉडी है ना वो आपके हाथ में नहीं रहता। आपको इतने पेन होते हैं, इंजेक्शन के पेन होते हैं, बहुत सारा चीज़ होता है कि मैं क्या ही बताऊँ, क्या ही आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यही मेरी लगभग 1857 की क्रांति का हुआ है। अब कुछ ही पेज बचे हुए हैं, वो मुझे 1-2 दिन में मैं 1857 की क्रांति को कंप्लीट कर दूँगी। तो 2 घंटे 18 मिनट की क्लास मतलब पढ़ाई हुई थी मेरी, बहुत ही फोकस्ड वाली। और 2 घंटे 18 मिनट जो है वो पढ़ाई, मतलब कि इस बीच में ना मेरा भी एक भी मिनट जो है डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ था। मुझे लगता है कि शुरुआत में 5 घंटे बैठने से बेहतर है कि कम समय, लेकिन पूरी ऑनेस्टी से आप पढ़ाई कीजिए। सुबह उठकर हमेशा की तरह घर के जितने भी काम किए थे वो की थी, बेटी को स्कूल तैयार की, और आज मेरी सासू माँ उसे स्कूल छोड़ने गई थी। आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि मेरी सासू माँ कैसी है, क्या वो मेरी हेल्प करती है कि नहीं करती है। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं उनसे कभी ज़्यादा उम्मीद नहीं रखती। उनका जब मन होता है वो हेल्प करती हैं, और मेरे लिए वही बहुत है। आज अगर मैं यूट्यूब पर हूँ तो कहीं ना कहीं उनका भी योगदान है मेरी इस जर्नी में, क्योंकि जब घर में वीडियो बनाने को लेकर के सब ने मना किया था, तब उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हारा मन है तो बनाओ। इसलिए मैं ये एहसान तो उनका कभी नहीं भूल सकती हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो कहती हो कि तुम कुछ मत करो, बस पढ़ाई करो और वीडियो बनाओ। घर का काम मुझे मतलब करना पड़ता है, और लेकिन जब थोड़ा मैं फ्री टाइम मिलता है तो मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं वीडियो बना लेती हूँ। और वो मुझे लगता है कि वो मेरे बच्चे को भी देखती हैं, तो उनके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। और मुझे ये भी फील होता है कि वो मेरे बच्चे को मेरे बहुत प्यार करती है। अगर इस दुनिया में कोई है जिन पे मैं अपने बच्चे को आंख बंद करके छोड़ सकती हूँ, तो वो मेरी माँ और वो मेरी सासू माँ है, जिन पर मुझे भरोसा है, और उनके साथ मैं अपने बच्चे को छोड़ सकती हूँ कहीं भी। तो आप समझ जाओ कि कैसा रिलेशन है। और अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो उनको बाबू को दे करके आई हूँ, और ये बोल के आई हूँ कि मम्मी आप बाबू को पकड़िए, मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये ही सब सपोर्ट ना मेरे लिए बहुत बड़ी है। मैं एक बात हमेशा मानती हूँ कि सास को माँ बनाने की कोशिश मत कीजिए, और माँ माँ होती है और सास सास होती है। अगर हम हर रिश्ते से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद करेंगे तो दुख ही मिलेगा। जिस दिन एक्सपेक्टेशन कम हो जाएंगे उस दिन लाइफ भी आसान लगेगी, और पढ़ाई पर भी ध्यान लगने लगेगा। मेरी शादी को लगभग 10 साल होने वाले हैं। ग्रेजुएशन के समय मेरी शादी हुई थी, ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देने के बाद। तो उसके बाद एमएससी, बीएड, सीटेट, एसटेट और अभी पीएससी की तैयारी, इन सब के दौरान मुझे धीरे धीरे परिवार का सपोर्ट मिला। शुरुआत से सब आसान नहीं था, लेकिन समय के साथ चीज़ें बदलती गई। अगर आप भी एक हाउसवाइफ है, मदर है, या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच पढ़ाई कर रहे हैं, तो बस एक बात याद रखिए, दूसरों से कम उम्मीद रखिए, खुद पर ज़्यादा भरोसा रखिए। धीरे धीरे आपकी मेहनत ही आपको सबसे बड़ी, आपकी जो है ना सबसे बड़ी जो ताकत है वो बन जाएगी। और ये फिर ना सारा जो काम करने के बाद फिर मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए सैटरडे के दिन आफ्टरनून के टाइम में। और अभी मैं ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसको बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर रही हूँ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, जैसे कि आरसीएच क्या है, का फुल फॉर्म क्या है, ये सब चीज़ मैं पढ़ाई की थी। उसके बाद जितने भी मतलब कि मेथड्स होते हैं रिप्रोडक्शन का ये रिप्रोडक्शन को ये कम करने के लिए, जैसे कि बैरियर मेथड हुए, फिर आपका क्या कहते हैं केमिकल मेथड हुए, वो सब चीज़ भी मैं पढ़ाई की हूँ। आईयूसीडी क्या होता है, गिफ्ट क्या होता है, ये सब चीज़ था। तो यही सब था। अभी मुझे रिप्रोडक्शन को पढ़ना है, तो रिप्रोडक्शन जो है ना वो मैं सोची हूँ कि नाइट में जो स्टडी स्लॉट लूँगी ना आज का, उसमें मैं सबसे पहले रिप्रोडक्शन का क्लास करूँगी, क्योंकि 4 क्लास है और चारों क्लास को करके और उसके बाद रिवाइज कर लूँगी। तो आज मेरा सैटरडे को रात तक मेरा बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर मेरा केमिस्ट्री का जो बैकलॉग का बचा हुआ है वो रहेगा, तो केमिस्ट्री का मैं करूँगी। केमिस्ट्री हो जाएगा तो फिर मेरा मंडे से मुझे लगता है कि बैकलॉग कोई भी क्लास नहीं रहेगा, और उसके बाद मेरा स्टडी जो रूटीन है वो भी पूरा मतलब रिदम से होगा। तो यही
करेंट अफेयर का मैं सोच रही हूँ कि एडिटोरिया का जितने भी टॉपर्स हैं वो यही बताएं कि एडिटोरिया का करेंट अफेयर बहुत अच्छा है, प्लस मेरा हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो करेंट अफेयर में एडिटोरिया का जो है ना वीकली जो होता है, जैसे कि आज सर ने पढ़ाया है तो आज रात में मैं उसको भी उस भी क्लास को करूँगी, नोट्स बनाने के साथ साथ करूँगी। तो वो वाला करूँगी करेंट अफेयर मैं वहाँ से करूँगी, यूट्यूब के फ्री वीडियो एडिटोरिया से करूँगी। और गौरव सर का क्लास तो मैं खाना बनाते हुए सुनती हूँ तो उसको नहीं छोड़ूंगी, वो मेरा रोटी बनते भी रहेगा और उसमें वो क्लास करते रहूँगी। तो मैं नहीं ऐसे ही टाइम सब चुराते रहती हूँ और टाइम सब चुरा चुरा के मैं पढ़ाई करती हूँ। तो आप लोग के ऊपर भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली प्रेशर है, इन सब के बीच में अगर आपको पढ़ाई करना है तो बस एक बात याद रखिए, दूसरे से कम उम्मीद रखिए और खुद पर ज़्यादा भरोसा कीजिए। धीरे धीरे जो है ना आपकी मेहनत आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी और इस बात का अंदाज़ा आप लगा भी नहीं पाओगे कि कब आपकी मेहनत जो है वो आपकी ताकत बन गई। मिलते हैं कल 90 डे स्टडी चैलेंज के 31 डे में, ताकि जो मेरा स्टडी का चैलेंज है उसके 31 डे में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी और खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए।